मानव ने अपने पूरे जीवन काल में जिस तरीके से अपनी ग्रोथ यानी कि वृद्धि करी है ना, उसके कहने ही अलग है। ये जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी अलग टाइप की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। ये वो शाखा होगी जो हमें यह समझा रही है कि मानव कैसे प्राकृतिक वातावरण को बदल रहा है और उसका समय पे उपयोग कर रहा है। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, मानव भूगोल प्रकृति एंड विशेष क्षेत्र वाला, इस वन शॉट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरी चीजें, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरीके से समझाने वाला हूं। ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए कि आज का मानव काफी विवेकशील है, जिसे हम प्रज्ञ मानव कहते हैं, यानी कि होमो सैपियन। क्यों? क्योंकि मानव ने अपने पूरे जीवन काल में जिस तरीके से अपनी ग्रोथ यानी कि वृद्धि करी है ना, उसके कहने ही अलग है। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, मानव भूगोल प्रकृति एंड विशेष क्षेत्र वाला, इस वन शॉट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरी चीजें, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरीके से समझाने वाला हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी आप जानते हो अपने आप में एक बहुत ही ओल्डेस्ट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन ये जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी अलग टाइप की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। अक्सर जब भी हम भूगोल के बारे में बात करते थे तो हमारे माइंड में आता था पर्वत है, पठार है ना, नदियां हैं, एक तरीके से समुद्र है, महासागर है। लेकिन जब आप क्लास 12 की मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हो तो इसमें जो केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो हम खुद है, यानी कि ह्यूमंस है। तो आइए बच्चों बात करते हैं मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र को बिल्कुल वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर को समझते हैं, हर एक टॉपिक को आपके एग्जाम्पल के साथ। और ये वन शॉट सीरीज आपको हर एक चैप्टर की देखने को मिलेगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। एंड मैं पूरा आपको ये विश्वास दिलाता हूँ बच्चे कि आप पूरा ये लेसन देखिएगा नॉन स्टॉप तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और एक चीज जो हर एक बच्चे को डाउट रहती है, क्या सर ये हमारे बोर्ड के लिए ठीक है? देखो, अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड नेशनल वाली जो है ना, नेशनल एनसीईआरटी में एन जो है वो क्या है, नेशनल ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी बुक से कवर करते हो तो ये आपके लिए है। चाहे आप सीबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, किसी भी से हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी कॉमन है। ये चीज आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया। इसके अलावा मुझे पता है इस कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा कि सर इस चैप्टर की पीडीएफ हमें चाहिए, हमें पढ़ना, खुद रिवीजन भी करना होता है। तो आपके लिए ये लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, पॉज कीजिएगा और साथ ही बच्चों क्या कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां पे बच्चों आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप स्कैनर से नहीं कर पाते तो ये यूजर नेम ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं मानव भूगोल के साथ। तो टॉपिक की शुरुआत होती है मानव भूगोल, जो हमारा मेन पार्ट है। तो देखिए क्या बात की गई है मानव भूगोल के बारे में। तो सिंपल सा समझाया गया कि ये एक सामाजिक विज्ञान, जो हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। आज जो हमारी निर्भरता है, जो हमारी डिपेंडेंसी है, वो किसके ऊपर है? प्रकृति के ऊपर है। हम प्रकृति का यूज कर रहे हैं, प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं आज के समय, यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, स्किल के माध्यम से, साइंटिफिक तरीके से, हर तरीके का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो ये हम सारा किसका ले रहे हैं? प्रकृति का ले रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें बच्चों बताती है कि जो मानव भूगोल है वो मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कि ये वो शाखा होगी जो हमें यह समझा रही है कि मानव कैसे प्राकृतिक वातावरण को बदल रहा है और उसका समय पे उपयोग कर रहा है। ये वाला फोटो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना देखो। हर जगह किस तरीके से जो हम वानर से बढ़ते 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 है ना एक प्रज्ञ मानव बने। हमारी कैटेगरी के अंदर हम आस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबियस, है ना, ये सब रह चुके हैं और आज हम होमो सैपियंस के दौर में आ चुके हैं। यानी कि वो इंसान जो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चल सकता है, वो इंसान जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, विवेकशील है। वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, विवेकशील है, यानी पढ़ा लिखा है, समझने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। और ये भूगोल की शाखा है जो समझाती है कि मानव कैसे प्राकृतिक वातावरण को बदल सकता है और उसका
उपयोग कर सकता है। ये आपका हो गया सबसे पहला पॉइंट। आगे आपके इस लेसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, वो क्या है? सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बताया, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। हमारी जो पृथ्वी है बच्चे, पृथ्वी से याद है मैं कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी। तो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी क्या है बच्चों? हमारा ब्लू प्लैनेट है, इट मीन्स नीला ग्रह है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी के ऊपर जो 71% है, 71% जो है बच्चे वो क्या है? पानी उपलब्ध है। 70% क्या है? जल है, पानी है। और बाकी जो इसका शेष भाग है 29% वो क्या है? स्थल से रिलेटेड है। और ये जो स्थल है इसके अंदर बच्चों ये 7 महाद्वीप आते हैं। अक्सर आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। और भारत जो है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारत। कौन है बच्चों? भारत। हालांकि ये जो पानी है वो काफ़ी खारा है, काफ़ी खारा पानी है। सिर्फ बहुत ही कम परसेंट, 1 से 3% के आसपास ही बच्चों हमें मीठा पानी मिलेगा, अलग अलग स्रोत से, चाहे नदियाँ हो, झील हो, भौम जल हो, इन्हीं के थ्रू मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना और उसके बदलते रूप का वर्णन करना। अक्सर मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। हमारे प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, उन प्लैनेट को याद रखने की ट्रिक्स भी आप मेरे से जान लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सही है। एम वेम जेसन, अगर आप ये 8 अल्फ़ाबेट को याद रखोगे आप आराम से बता पाओगे कि कौन सा है। ये जैसे मरकरी हो गया, वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ लिख के, तो टाइम लग जाएगा। तो जैसे ये मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 हो गए हमारे। तो अर्थ हमारा तीसरे नंबर पे है सूरज से, ठीक है, ये सूरज हो गया। तो सबसे पास कौन सा है? मरकरी, फिर हमारा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। दैट्स इट। एक इसे भी शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये क्या है? प्लैनेट के नाम है। ये हमारे सारे प्लैनेट नेम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी का वर्णन करना और उसके बदलते रूप का वर्णन करना। तो देखो भाई, हमारी पृथ्वी में हर दिन हर कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है, वो दिन प्रतिदिन रिसर्च करते ही रहते हैं। उन रिसर्च के माध्यम से ही नए नए इन्वेंशन होते हैं, और वही इन्वेंशन जो होते हैं वो हमारी सुविधा के लिए होते हैं। तो आज देख लीजिएगा, एक इन्वेंशन ये भी हुआ है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आराम से पढ़ रहे हैं। ये भी तो एक आविष्कार ही हुआ ना बच्चे, जो पहले के समय नहीं था। मानव भूगोल, मैं आपको क्या बता रहा हूँ इस विषय के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका अध्ययन मेरे बच्चे 19वीं शताब्दी के अंत में किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसके प्रकाशन जब ये पब्लिश होता उस कारण हुआ जिसकी वजह से लोगों ने इस विषय के अंदर इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना, जिज्ञासा उनकी बढ़ी कि क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, ये सब जानने को लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड है। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी के अंदर बच्चों ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक तरीके से लोगों के इंटरेस्ट में है। और आज 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, आप देख सकते हो। आगे भी चल के बच्चों इसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। रेड जेल, अब आते हैं एग्जाम टाइप जैसे क्वेश्चन। रेड जेल के बारे में, इनको ना आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेड जेल का नाम आप बिल्कुल नहीं बोलोगे इस चैप्टर के अंदर। और इनकी फोटो, ये थोड़े नाराज रहते हैं, ये इस साइड खड़े रहते हैं, हालांकि इनको इस साइड ऐसे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही खड़े रहते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको ध्यान रख लेना है। इनकी ना एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफीज में, इन्होंने लिखा था कि देखो भाई, अगर इंसान को जिंदा रहने, तुम्हारी बात हो रही है भाई, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें जीवित रहने के लिए एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण से सहयोग, सपोर्ट प्राप्त करना क्या है? कंपलसरी, अदरवाइज आप जिंदा नहीं रह सकते। नो एनवायरनमेंट नो ह्यूमंस, ऐसा रेड जेल कहते हैं। चलिए, तो ये तो बात होगी रेड जेल के बारे में, ठीक है। चल आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अगला पार्ट है मानव भूगोल की परिभाषा। अब ये परिभाषा है, देखो भाई, परिभाषाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। पहले सुन लो भाई, जो परिभाषा होती है वो किसी के नाम के साथ होती है। अगर आप एग्जाम में नाम के साथ परिभाषा लिख रहे हो तो चौकन्ने हो जाओ,
क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का गलत का नाम यूज कर लोगे ना तो परिभाषा गलत हो जाएगी। मैंने कोई और बात की, आप मेरा नाम लिख के कुछ लिखोगे तो ये गलत हो जाता है। तो एग्जामिनर इस चीज को जरा ज्यादा पॉइंट आउट करता है जब आप गलत परिभाषा दे देते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम के अंदर ये 3 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। रेडजेल के अनुसार एलन सी सैंपल, ये फीमेल है, पॉल विडाल डी ब्लॉश। रेडजेल अभी जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी ये रे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक तरीके से अध्ययन है। और एलन सी सैंपल कहते हैं कि मानव भूगोल या फिर पृथ्वी और क्रिया मानव के बीच में परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन करती। और पॉल विडाल डी ब्लॉश बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले जो भौतिक नियम है और इस पर रहने वाले जो जीव है उनके बीच में संबंधों को अधिक संरक्षित ज्ञान से उत्पन्न करने की संकल्पना मानव भूगोल कहलाते हैं। तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है और आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में या फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग तरीके से पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको याद तो रहे। तो ये है हमारी परिभाषा 3। उसके बाद बच्चों एक कॉमन वे में मैं आपको समझाना चाहता हूं मानव प्रकृति के संबंध के बारे में कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ है उसके अलग अलग चरणों में। और इसी को, इस टॉपिक को समझने के बाद ही आप जो नेक्स्ट टॉपिक समझोगे उसे समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्ट तरीके से इन मानव प्रकृति संबंध के विकास को समझ लेना है। कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 काल दे रखे हैं। 4 काल, काल मतलब पीरियड दे रखे हैं। पहला पीरियड है प्राचीन काल का। पहला पीरियड कौन सा है बच्चे? प्राचीन काल का। तो प्राचीन काल में क्या बताया गया? जो हमारा एंशियंट है वो है प्रकृति को ईश्वर की तरह माना गया है, मानव प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि हमारा ओल्ड एंशियंट टाइम का पीरियड है जब आदि मानव का समय था। हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी इसलिए तो कही जाती है क्योंकि वहां से हमारी जो सिविलाइजेशन थी उसकी शुरुआत हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, फिर मोहनजोदाड़ो, है ना, ये सारी चीजें अगल बगल में रही। उसके बाद फिर आर्य है, फिर धीरे धीरे ये स्तर बढ़ता रहा। तो इसलिए जो हमारा शुरुआती दौर है वो आदि मानव का था। तो इसमें वो क्या करता था? प्रकृति को, नेचर को एक ईश्वर की तरह पूजता था, यानी कि पूरी तरीके से वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल एक रखो लेकिन सटीक रखो, जो उसके साथ फिट हो। जैसे आज के समय के मानव के पास अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो एसी चला रहा है। अब देखो, मैं खुद है तो जैकेट में पड़ा रहा हूं, है ना, गर्मी का सीजन है एक तरीके से, लेकिन यहाँ एसी चल रहा है। तो भाई मेरे पास ये सुविधा है, क्या इनके पास थी? नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप हीटर जैसा ऑप्शन चूज कर सकते हो। बाहर जा रहे हो तो अम्ब्रेला का यूज कर सकते हो। भाई इतनी दूर जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उड़ के जाना है तो प्लेन यूज कर सकते हो। तेज जाना है तो रेलगाड़ी यूज कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो यार, अब मतलब कुछ भी कर सकते हो। बैठे बैठे किसी से चैट करो, एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हो, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। ये सब आज के समय बड़े कॉमन हो चुके हैं, लेकिन है तो ये आविष्कार। सोचो अगर ये सारी चीजें ये सोचते कि अच्छा आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती ना। तो इसलिए पहले के समय जो मानव था प्राचीन काल में, उसके पास कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं था। वो बस प्रकृति को पूजता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और जैसा प्रकृति कहती थी वैसे ही वो चलता था। इसलिए मानव प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर था। मध्यकाल जब शुरू हुआ, जिसे मिडाइवल कहते हैं, तो इसमें अब धीरे धीरे क्या था, लोगों में धार्मिक मान्यताएं का प्रभाव बढ़ता चले गया। अब लोगों ने क्या किया, प्रकृति के नियमों को समझने की शुरुआत कर दी। अब जब शुरुआत करी ही थी, जिसका हमें पूर्ण रूप देखने को मिला इस आधुनिक काल में, जिसे हम आज का काल कहते हैं मॉडर्न तरीके से, है ना। आधुनिक काल जो देन है वो एक तरीके से कहा जाता है यूरोपीय देशों के है। जिस तरीके से उन्होंने अपने देश को बसाया, अपने शहरों का निर्माण किया, औद्योगिक चीज़ें लाई, तकनीकी लाई, यंत्रीकरण लाया, तो उसका मॉडल पूरे विश्व भर में फेमस है। इसलिए आधुनिक काल की देन उनको कहा जाता है। विज्ञान का और तकनीक का बोलबाला यानी कि उसका विकास इसी काल में हुआ। मानव ने प्रकृति को बदलना धीरे धीरे शुरू कर दिया। वही एसी का एग्जाम्पल देता हूँ, हीटर का एग्जाम्पल देता हूँ, एक देता हूँ लेकिन सटीक देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि वो हमेशा आपको याद रहे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना आए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। लेकिन आज जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही है, आज आप देख रहे हो बाहर के देश वाले पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आंदोलन तक कर देते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अभी ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, पकड़ में आ रही है। लोग प्रदूषण के ऊपर बात करने लग गए। जब से कोरोना आया था ना, लोगों को सीख दे के चले गया कि हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है।
डिस्टेंस मेंटेन करके चलना जरूरी है। जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण होते हैं, वो हमारे सांसों में चले जाते हैं, हमें ब्रीदिंग में समस्याएं आती है। हाई वॉल्यूम के जो डीजे हम सुनते हैं या जो गाने सुनते हैं या जो आवाज आती है, उनसे भी एक ये तरह प्रदूषण का ये प्रकार है ना। गंदा पानी हो गया, ये सब चीजों को हम बचाने को लेकर बात करते हैं। तो आज का जो टाइम है बच्चों, एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, विचार के ऊपर बात करता है। सतत विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतत विकास की अवधारणा के ऊपर बात करता है। सर ये सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब है कि जो चीज आज की पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है वो चीजें आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करे, तो इसे हम कहते हैं सतत विकास। तो विकास हर एक जनरेशन में होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, हमें करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाले समय में उन लोगों को वो चीजें मिल सके। आज देखो जल पानी है ना, हम सबको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 10 रुपए की बोतल आ जाती है, 20 रुपए की बोतल आ जाती है, अच्छा पानी पीना है, या फिर आप फ्री में अपने घर पे इस्तेमाल कर ही रहे हो ना डेली। लेकिन सोच के देखो आज से 50-60 साल बाद कि उस जनरेशन को ये पता चले, ओहो 50 साल पहले कि ये पानी फ्री हो रहा था, लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। यार आज तो ये हजार का मिल रहा है, 10 हजार का मिल रहा है, 1 लीटर 2 लीटर। क्यों? क्योंकि आज की इस जनरेशन ने वो सारी की सारी हदें पार करके जल की क्या कर दी? कमी कर दी। और जब जल की कमी होगी है तो उससे स्कैरसिटी फैल गई, और जब स्कैरसिटी फैल गई तो इससे क्या हुआ? उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। क्या आप नींबू टमाटर सब्जियों के साथ ये चीजें नहीं देखते? 10 रुपए किलो बिकने वाला प्याज कभी 100 रुपए का हो जाता है, 2 रुपए का नींबू कभी 50 रुपए का हो जाता है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम रहती है। और ये तो अनिवार्य चीजें हैं, लोगों को चाहिए। तो जब सब डिमांड करते हैं तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, अर्थव्यवस्था का है, मांग और पूर्ति, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी होगी। यही सारी चीजें जो वर्तमान काल में हमें देखने को मिलती है। ये चारों जो काल है, जो चारों पीढ़ है, उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चे बात करते हैं जो अवधारणा है, जो ये विचारधाराएं हैं। 3 विचारधाराएं बच्चों, विचारधाराएं 3 है बच्चों। पहली है मेरे बच्चे पर्यावरण निश्चयवाद। इसमें क्या हो रहा है? इस विचारधारा के अंदर मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं फुटबॉल की भाषा में समझाऊं, अगर मैं आपको फुटबॉल की भाषा में समझाऊं, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग बच्चों जो गोल है, सबसे पहले नेचर ने, प्रकृति ने 1 कर दिया है, प्रकृति ने 1 गोल कर दिया और मानव अभी 0 है। यानी प्रकृति आगे चल रही है और मानव पीछे चल रहा है, इसलिए मानव का क्या हो रहा है? प्राकृतिकरण हो रहा है। यानी कि ये विचारधारा मानती है कि जो प्राकृतिक वातावरण है, मतलब जो पर्यावरण है, वही मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की संस्कृति को और उसके विकास को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। यानी मनुष्य जो कुछ भी करता है वह पर्यावरण की स्थिति के अनुसार ही करता है। जैसे आप इस शख्स को देख लीजिएगा, इसको मैं अगर लिख दूं कि ये आदि मानव है, तो इसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? किस चीज को लेकर सर? इसको मेहनत करनी पड़ी है आग जलाने को। ये जो ये कर रहा है ना, ये घर्षण पैदा कर रहे हैं। तो आज जो हम जमीन पर टिके हुए हैं, किसकी वजह से टिके हुए हैं? घर्षण की वजह से। कभी आपने देखा रोड के ऊपर तेल फैल जाता है तो जो हमारा घर्षण होता है वो 0 हो जाता है, फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आज हमारी ज़मीन पे घर्षण नहीं होता, रगड़ जिसे हम कहते हैं, तो हम बार बार फिसलते रहते, चलते फिर फिसल जाते। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से घर्षण पैदा कर रहा है। घर्षण की वजह से ऊष्मा पैदा हो रही है, यानी कि हीट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उसने आग का आविष्कार किया। वो उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। और उस मानव का आविष्कार, ये आदि मानव का है ना, और आज के हम मानव का आविष्कार क्या है कि आज हमें सिर्फ आग जलाने की क्या जरूरत है? सिर्फ मुंह से ही बोल दो, आग जल जाती है अच्छे लोगों को। इट मीन्स कि आज हमारे पास लाइटर आ चुके हैं वगैरह, हमने तो इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी कर ली है। तो ये चीज़ें, तो उस समय वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था, उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, कोई वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ नहीं करता था, बस बाय नेचुरल जो चीज़ें उसको हो जाती थी वो कर लेता था। शिकार करता था, फल पेड़ पौधे, गुफा उफा में रहना, यही सारी चीज़ें उसके पास रहती थी। सही था यार, ना ही जॉब की टेंशन, ना ही बिजनेस की टेंशन, सुबह उठो, खाओ पियो, ऐश करो, ये चीज़ें थी। तो उदाहरण के तौर पे जैसे ठंडी जगह पे लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और लकड़ी के मकान बनाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होती है क्योंकि भूमि ढलवा होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता रखे आपको समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर बच्चों उसके पास ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं था कि वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके अपने लिए सुविधाजनक जीवन को व्यतीत कर सके। लेकिन आज के मानव के पास वो सारी चीज़ें और अपनी सुविधा के लिए हर वो काम कर रहे हैं, बैठे बैठे बस सुविधाएं लेते जा रहे हैं, आलस का शिकार भी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है। अब क्या थी? अब बारी थी मानव की। अब मानव मजा चकाएगा, यानी कि फुटबॉल दोबारा से यहाँ लिखते हैं।
अब यहाँ पे प्रकृति पीछे होगी, अब प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, यानी कि प्रकृति 0 पे है और मानव अब एक गोल कर चुका है इस वाली विचारधारा में। वो कैसे? ये विचारधारा कहती है मेरे बच्चे कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो मनुष्य को ना कुछ सीमाएं देता है, लिमिट्स, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग का यूज करके, अपनी बुद्धि का और तकनीक से अनेक संभावनाएं, जिसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, उसे पैदा करता है। यानी कि मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल नहीं चलता, बल्कि उसको अपने अनुकूल बना लेता है। उदाहरण के तौर पर रेगिस्तान के अंदर क्या होता है? कुछ ही नहीं होता, मिट्टी रेत होती है, तो रेगिस्तान में नहरें और तकनीक से खेती कर ली। इजराइल ऐसा कर रहा है भाई। समुद्र के किनारे एक ऐसा आइलैंड बना दिया जिसे हम कहते हैं मैन मेड, है ना। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम आइलैंड। जैसे दुबई के अंदर पाम आइलैंड कुछ ऐसा है, कभी ऐसे डाल देना दुबई पाम आइलैंड, इतना बढ़िया आपको दिखेगा। तो ये क्या है? मनुष्य संभावनाएं खोज रहे हैं भाई। उसे उड़ना था भाई, एक देश से दूसरे जगह, यार कम टाइम में कैसा जाया जाए, पानी के जहाज से तो बहुत टाइम लग जाता है। एक काम करते हैं, चलो एरोप्लेन बनाते हैं, तीव्र भी चलेगा, सुपर फास्ट चलेगा, फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा। उसने संभावनाएं खोज ली। यार बारिश हो रही है यार, है ना, बारिश हो रही है, एक काम करते हैं यार, थोड़ा अम्ब्रेले का आविष्कार कर लेते हैं। तो अम्ब्रेला क्या है कि कहीं पर भी बारिश में घूमो आराम से भाई, है ना। ठीक है भाई, कर लो, अच्छी बात है। यार एक काम करते हैं यार, मेरा दोस्त ना किसी दूसरे देश में बैठा, उससे कनेक्शन कैसे करना चाहिए, काम करते हैं मोबाइल का आविष्कार करते हैं। मोबाइल लिया है भाई, एक काम करते हैं यार, उससे बात ना सिर्फ कम्युनिकेट हो रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा, चलो भाई वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉल भी लिया है भाई से, ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो चलता ही जा रहा है, बहता जा रहा है। एक काम करते हैं, जो ये सर पढ़ा रहे हैं, यानी कि मैं, इनको ना यहाँ खड़ा कर देते हैं और बच्चा जो पढ़े इनके पास नहीं आए, मतलब अपने घर घर बैठे पढ़े। तो आप पढ़ रहे हो भाई, ये सब क्या है? संभावनाएं तो खोजी जा रही है। तो यानी मानव आगे चल रहा है, प्रकृति पीछे चल रही है भाई, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है इन दोनों के बीच में एक और, कि माई तू भी गलत, तू भी गलत और मैं सही। वो बोलता है नव नियतिवाद। नव नियतिवाद इसमें बोलता है भाई रुको और जाओ, यानी कि सतत विकास। अब सतत विकास के बारे में तो मैंने आपको डिटेल्स में कवर करा ही दिया था, सतत विकास, है ना। तो नव निश्चयवाद बोलता है रुको और जाओ। रुको और जाओ का कॉन्सेप्ट बोलता है वो जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट के अंदर हमें दो लाइटें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रेड लाइट, है ना, रेड लाइट, और दूसरी कौन सी होती है मेरे बच्चे? हाँ, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट मतलब जाओ और रेड लाइट मतलब रुक जाओ, स्टॉप एंड गो, स्टॉप। ठीक है। अब यही चीज कहता है कि यह विचारधारा निश्चित रूप से कहते हैं कि ना तो पर्यावरण ही सब कुछ नियंत्रित है और ना ही मनुष्य पूरी तरीके से आजाद है, यानी कि स्वतंत्र है। इसमें कहा गया कि मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिए, वरना उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसलिए उसने रुको और जाओ के कॉन्सेप्ट को लाया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको लगता है कि भाई बाढ़ के क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण कर लोगे तो कर लो, लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति है वो इशारा दे रही है। इशारा किस चीज का है? कि वहां पे बाढ़ का खतरा है, तो इसलिए क्या है, आप रुक जाओ। पहाड़ को काट कर अगर आप सड़क बनाना चाहते हो तो आप बना लो, लेकिन प्रकृति इशारा दे रही है कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है, तो रुक जाओ। प्राकृतिक ट्रैफिक सिग्नल जैसी है, हरा है तो जाओ, लाल है तो रुक जाओ। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे संभावनाएं हैं तो उस संभावनाओं का यूज करो। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल की तरह वो ग्रीन सिग्नल दे रही है, तो कोई खतरा नहीं है, तो आप करो। और आज हमारे देश के अंदर जगह जगह चारों तरफ क्या हो रहा है? पुल बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है ना। आप देखते हो ना न्यूज के अंदर कि ये पुल ढह गया, मतलब प्रकृति ने इशारा दिया था कि रुक जाओ, वो सही नहीं है, मरम्मत उसकी सही नहीं हुई, अच्छे से निर्माण करो। ठीक है, वैसे तो मनुष्य आज बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो इसमें यही सिंपल सी बात की गई है कि अगर खतरा है तो उससे रुक जाओ, अगर नहीं है तो ठीक है भाई करो। वैसे ही मनुष्य रुकता थोड़ी है। तो ये तीनों विचारधारा थी और इनका शॉर्ट तरीके से कुछ यहाँ पे दे रखा है। पहली हमने बच्चों पढ़ी थी पर्यावरण निश्चयवाद, जिसके अंदर मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था, यानी कि प्रकृति आगे थी और मानव जीरो था, यानी कि प्रकृति सब कुछ थी। इसके जो समर्थक है, यानी कि इसके जो सपोर्टर है बच्चों, इसके जो सपोर्टर जो है मेरे बच्चे,
वो सारे के सारे अरस्तु है, स्ट्रैब्रो है, हम्बोल्ट है, रिटर, हेरोडोटस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट्जेल। जो ग्रीन कलर कर रखा है तो समझ जाओ वो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम में वही आएगा। संभावनावाद, इसके अंदर प्रकृति जीरो मानवीयकरण हो रहा था, तो मनुष्य पर्यावरण से संभावनाएं खोजता है। लुसियन फेवरे और पॉल विडाल डी ब्लॉश, है ना, इन्होंने इसका समर्थन दिया था। फिर तीसरी वाली जो थी नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ का कॉन्सेप्ट से समझाया गया था। मनुष्य और प्रकृति दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ सीमाएं हैं, तो इसके जो जनक कहे जाते हैं वो ग्रिफिथ ट्रेलर है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के अंदर बहुत बार इनके बारे में पूछा गया है, एग्जाम के अंदर इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो ज़रा याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछ सकता है। तो ये क्या है, सारी की सारी मानव भूगोल से संबंधित क्या है, विचारधारा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई तो लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। फिर आता है बच्चों हमारी कुछ और विचारधाराएं। ये अवधारणा के नाम से आप इन्हें कह सकते हो, आपकी बुक के अंदर अलग से दे रखी है। वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहली है मेरे बच्चे, वो है मानव भूगोल की कल्याणात्मक विचारधारा। कल्याणात्मक को मानवतावादी भी कहिए। कल्याण का मतलब ही होता है डेवलपमेंट, मतलब कि विकास। तो इस सोच का जो फोकस है वो लोगों की भलाई यानी उनके वेलफेयर पे है, यानी कि उनका आवास मतलब रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ज़रूरी चीज़ों को समझना और उनका समाज पर क्या असर है इसका अध्ययन करना इस विचारधारा के अंदर आता है। इसीलिए इसे पहले सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल कहा जाता था। फिर दूसरी आती है आमूलवादी। आमूलवादी को कहते हैं रेडिकल। तो ये सोच कहती है कि गरीबी, भेदभाव और अन्याय ये सब सामाजिक मुद्दे क्यों हैं, क्योंकि इसका कारण है असमानता और नियंत्रण। और इसी चीज को लेकर मेरे बच्चे इसमें मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। इसी विचारधारा के अंदर इसमें मार्क्सवाद की सोच का उपयोग किया गया है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको समझने की कोशिश है। तो उद्देश्य है कि सामाजिक समस्याओं को समझकर उसको सुधारना। एक नाम मैंने आपको बताया था, इसमें कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि समाज के अंदर जो बंटवारा है बच्चों, कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज के अंदर जो बंटवारा है, ठीक है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, संसाधन का वितरण। कैसे संसाधन का वितरण, अमीर और गरीब। तो जो गरीब है बच्चों उसके पास संसाधनों की हमेशा कमी रहती है, और जो अमीर है उसके पास संसाधनों की पूरी रहती है। इस वजह से वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इसी वजह से अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, अन्याय करते हैं, जिससे समाज के अंदर असमानता फैलती है। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, सारे संसाधन जो है ना वो सबके हक में कर दो, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था को कायम कर दो, जिसमें ना ही कोई अमीर होगा ना ही कोई गरीब होगा, संसाधन के ऊपर सबका इक्वल राइट्स होगा, तो इससे ना ही भेदभाव होगा ना ही शोषण होगा। इसलिए रेडिकल टाइप की जो विचारधारा है वो क्या कहती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को समझने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं को समझकर उनको सुधार करने की बात कहती है। फिर तीसरी जो है वो है बिहेवियर, यानी कि हमारा व्यवहारवादी विचारधारा। तो इसमें मुख्यतः तौर पे ध्यान दिया गया है कि भैया मनुष्य जो है वो किस तरीके से सोचता है, एक्सपीरियंस करता है और उसका डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। यानी कि सिर्फ आंकड़ों के ऊपर बात नहीं होती, बल्कि इंसान की भावनाएं, उसका सोच, उसका व्यवहार भी समझना जरूरी है। इसमें यही माना गया कि हर एक व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि हर किसी के सोचने का, समझने का, बोलने का, सबका तरीका एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो ये तीनों विचारधाराओं को शॉर्ट तरीके से आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे माइंड मैप्स बच्चों में आपको अलग से भी दूंगा, ऐसे माइंड मैप्स मैं आपको आने वाले टाइम में अलग से भी दूंगा शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले कल्याणात्मक बताई थी, फिर आमूलवादी बताई थी और फिर व्यवहारवादी बताई थी, और उनका शॉर्ट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे इस लेसन का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक तरीके से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या कहा गया मेरे बच्चे, इसमें क्या कहा गया है, मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाएं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे बात करते हैं
आरंभिक उपनिवेशवाद के बारे में। आरंभिक उपनिवेशवाद जिसका टाइम पीरियड 15 से 18वीं सदी दे रखा है। इसके अंदर सबके उपागम आएंगे। उपागम भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान और नोट्स के तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चे, देखिएगा। आरंभिक उपनिवेश युग, उपनिवेशवाद का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना हक जता लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे बड़े देश, उस समय ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन तो एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व भर में कब्जा कर रखा है, तो उसने भारत जैसे उस समय कमजोर देश के ऊपर क्या किया था, अपना हक जताना शुरू किया था। बड़े ही चालाक तरीके से उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया 150 से 200 वर्षों तक। इतना लंबे समय तक किसी को उपनिवेश बनाए रखना ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। ये वो समय था जब बच्चों क्या हो रहा था कि इस समय यूरोपीय शक्ति है। यूरोपीय शक्ति का मतलब यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन सभी देश आते हैं। इन्होंने कई देशों पर ना कब्जा करना शुरू किया था। तो इस समय भूगोल का जो उपयोग था वो नौवहन के लिए, जो पानी के जहाज होते थे ना, संसाधनों की खोज के लिए, और इसी दौरान में जो मैपिंग होती है मानचित्र, उसके लिए किया जाता था। खुद बच्चों भारत की जो खोज थी वो वास्को डी गामा ने करी थी, और इसी समय पे एशिया अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों को उपनिवेश मनाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मानव भूगोल की विरस्त अवस्थाओं में सबसे पहला इन्वेंशन था ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो एक युग आया जिसे हम उत्तर उपनिवेश कहा गया, यानी कि अब विश्व भर से जो औपनिवेशीकरण था ना वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। एक इसका मुख्य कारण मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। उस समय क्या था मेरे बच्चे, उस समय दूसरा विश्व युद्ध था अपनी सीमा पे, दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पे था विश्व युद्ध। तो इसका टाइम पीरियड 1939 से 1945 के बीच में था। ठीक है, और इसके अंदर दो ग्रुप बने हुए थे, एक था मित्र राष्ट्र का, तो मित्र राष्ट्र के अंदर बच्चों यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस, साथ ही ब्रिटेन। और जो दूसरा वाला था वो ध्रुवीय राष्ट्र था, ध्रुवीय राष्ट्र, इसको एक्सिस कहते हैं, एक्सिस पावर, और इसको अलाइड कहते हैं, इसको अलाइड कहते हैं, अलाइड पावर। ठीक है, तो इसके अंदर जापान, इटली और जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट था, जर्मनी। तो जो हिटलर था ना, हिटलर, वो इसी यहीं का ही था। तो बच्चों एक तरीके से जो ये था ये हार गए थे, ये वॉर हार गए थे, और ये वाले जीत गए थे, ये वाले जीत गए थे। इसमें जो फ्रंट लीड पे जो लड़े थे वॉर के अंदर वो फ्रांस और ब्रिटेन जैसी कंट्री थी, ये बैक एंड में लड़ रहे थे। तो जब जीत गए वॉर तो ब्रिटेन ना अपनी सर्वाइविंग मोड पे चले गया, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गई थी, नष्ट हो गई थी, बहुत नुकसान हो गया था वॉर में। जीत मिली थी वो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। अगर भाई हम आपकी और किसी और की लड़ाई हो दो जनों के बीच में, अगर आप किसी को 10 मारो वो आपको एक मारे तो एक तो आपको लगा ना। तो उसी तरीके से इन देशों का इन देशों के ऊपर अटैक हुआ, इनका इनके ऊपर अटैक हुआ, तो बेशक ये हार गए लेकिन नुकसान तो इनको भी झेलना पड़ा। तो अब ये अपना देश संभाले या फिर दूसरे देशों के ऊपर इन्होंने जो कब्जा कर रखा उसको संभाले, तो ये खुद ही अपने आप को संभालने लग गए। तो बड़े बड़े देश जो थे वो सर्वाइविंग मोड में चले गए, जिसकी वजह से बच्चों कहते हैं कि एक तरीके से हमें उत्तर उपनिवेशवाद युग देखने को मिला और नए नए देश आज़ाद हुए, जिसके अंदर हमने अभी हम बात करी थी। ठीक है, आरंभिक वाला ये एशिया अफ्रीका वाली। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में। सॉरी, कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी उत्तर उपनिवेश में, और उन्होंने अपने विकास के लिए खुद योजनाएं बनाना शुरू करी। मानव भूगोल बच्चों राष्ट्रीय नियोजन, शहरीकरण, जनसंख्या अध्ययन की खोज करने पड़ा। बाद का कुछ पंचवर्षीय योजना भारत ने 1951 में, फिर 56 के अंदर, फिर 61 के अंदर, ऐसी हर 5 साल तक चलाई पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि के ऊपर, उद्योग के ऊपर, कभी मिक्स तरीके से। फिर विकासशील देशों का भूगोल के ऊपर भी बात की गई। तीसरा जो दौर आया बच्चों, तीसरा वो था अंतरयुद्ध का काल, 1930 का दशक मतलब 10 साल होता है, दशक मतलब 10 साल होता है। तो पहले और दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914, दूसरा 1939 से 45 के बीच का समय था। तो मानव भूगोल में ना क्षेत्रीय विश्लेषण ना लोकप्रिय होने लगा, यानी कि अब राजनीतिक सीमाएं और जनसंख्या स्थानांतरण केंद्र में थे, और ये इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि युद्ध के समय सबसे ज़्यादा क्या होता है, जमीन,
जो आपकी ज़मीन है, जो आपका क्षेत्र है, वो कोई कब्जे में ना चले जाए, कोई दूसरा देश ना ले ले। तो जर्मनी फ्रांस की सीमाओं का बदलना या शरणार्थी संकट, क्योंकि वॉर होता है तो लोग जान बचाने के लिए अपने दूसरे देश में पनाह ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं। ऐसे जनों को रेफ्यूजीज कहा जाता है, हिंदी में से शरणार्थी कहते हैं। तो उस समय शरणार्थी संकट भी बढ़ा। फिर टाइम आया था 1950 के दशक के अंत का और 60 के दशक का। तो इसके अंदर बच्चों सांख्यिकी, तकनीक, गणितीय मॉडल और कंप्यूटर जैसी चीज़ें जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ये टाइम पीरियड था मात्रात्मक क्रांति का, जैसे GIS या फिर सैटेलाइट जैसी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना हो। भारत के अंदर भी इसरो जैसी जो हमारी एक साइंटिस्ट संस्था है ना, जो कि एक तरीके से जो उपग्रह भेजते हैं सैटेलाइट्स, तो बहुत सबसे पहली यही है इसरो। फिर था 1970 का दशक जिसमें सामाजिक प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब होता है रेलेवेंट, प्रासंगिकता मतलब होता है रेलेवेंट। भाई आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गणित, मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ तो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। तो रेलेवेंट वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ होना। तो 70 का दशक सामाजिक प्रासंगिकता का था, यानी कि भूगोल को लोगों की समस्याओं से जोड़ा गया, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता। और इसी टाइम पीरियड में बच्चों मानवतावादी भूगोल का भी जन्म हुआ। जैसे अभी जो मैंने आपको विचारधारा पढ़ाई थी ना, अमूलवादी, मानवतावादी और व्यवहारवादी, वो इसी के अंदर आती है। तो जैसे स्लम एरिया का अध्ययन करना हो या फिर महिला, दलित जैसे मुद्दे, अब ये थे, अब धीरे धीरे बढ़ गए। फिर आया था सबसे लास्ट पीरियड जो था 1990 का दशक, वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकवाद, जो आज तक चल रहा है। अब क्या था बच्चों, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना, जिसमें ओपन ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ, कि भाई अपने देश के दरवाजे खोल दिया, कोई भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी, ICT, इन सब ने नई दिशा पकड़ी और विविधता, पहचान, संस्कृति, जनसांख्यिकी बदलाव, लैंगिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। जैसे अमेजोन, गूगल पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है ना, माइग्रेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। एक देश से दूसरे देश जो लोग हैं वो एक क्या कर रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का प्रवाह चल रहा है, लोगों का चल रहा है, पैसों का चल रहा है, वस्तुओं का चल रहा है, विचारों का चल रहा है, सेवाओं का चल रहा है। ये सब क्या है, प्रवाह है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी क्या थी बच्चों, वृत्त अवस्थाएं थी, जिनका एक माइंड मैप शॉर्ट तरीके से बच्चों माइंड मैप्स आपको यहाँ बना के दे रखा है, ताकि आप अच्छे तरीके से उन्हें याद रख सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो उपागम है, जैसे मैंने आपको आरंभिक उपनिवेशवाद युग कहा था ना, तो इसका उपागम अन्वेषण और विवरण पे था, उत्तर उपनिवेश का प्रादेशिक पे था, 1930 का दशक क्षेत्रीय पे रहा, फिर 50 से 60 का स्थानिक था, और 70 का दशक मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी, और 90 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिक। तो आपको ये 6 की 6 चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, ये 6 की 6 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। और उसके बाद बच्चों आपका एक छोटा सा और टॉपिक है मानव भूगोल और उसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। ये आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। तो मानव भूगोल के अंदर बच्चों सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास और आर्थिक, ये सभी आ जाते हैं। और कुछ के इनमें से उपक्षेत्र भी है, जैसे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है व्यवहारवादी, सामाजिक, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सक, ये सब किसका पार्ट है, सामाजिक का। राजनीतिक का निर्वाचन और सैन्य, और साथ ही आर्थिक का संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, विपणन मतलब बाजार होता है, मार्केटिंग कहते हैं इसे हम, मार्केटिंग, ठीक है, पर्यटन, टूरिज्म और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब चीजें बच्चों मानव भूगोल और उसके उपक्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो ये था बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हमारा कंप्लीट लेसन। उम्मीद है कि आपको इस वन शॉट वीडियो में सारा का सारा अच्छे से समझ आ चुका होगा। बस एक रिपीटेशन के तौर पे याद रखना कि मानव भूगोल के अंदर जो विचारधाराएं हैं, जैसे प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण और रुको और जाओ की अवधारणा, जिसे हम नवनिश्चयवाद कहते हैं, इसे याद रख लेना। ये जो 6 अवस्थाएं बताई है, वृद्ध अवस्थाएं, इनको जरूर याद रख लेना। और शॉर्ट तरीके से जो 3 विचारधाराएं थी, व्यवहारवादी, अमूलवादी और मानवतावादी, उनको याद रख लेना। क्या बोल रहे हो सर, आपने सारा तो याद ही रखने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं बच्चों, लिमिटेड सा लेसन है, इसलिए आपको सारा अच्छे से याद रखना है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो आपको याद हो भी चुका होगा, समझ भी आ चुका होगा। फीडबैक आप खुद अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिएगा या यूजर नेम से डाल लीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जाइए और ज्वाइन कीजिएगा।
और आज की इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। जो भी चीज़ है, जैसा भी फीडबैक है, आप शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, देखो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कोई हल्के फुल्के तरीके से होती नहीं है, तो इसलिए अभी से स्टार्टिंग से जुड़िएगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो शेयर करना ज़रूर बनता है, और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल की ले जाने के लिए हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। मैं हमेशा हर एक मोड़ पे बच्चों आपके लिए आपकी हेल्प करूँगा। सिर्फ वन शॉट वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखने हैं, वर्ड्स लिमिट्स को कैसे ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा। और बिल्कुल मैप की सीरीज़ हो, है ना, मैप ज्योग्राफी में मैप ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैप भी आपसे पूछे जाएंगे, और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो भी पूछे जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसे हम कॉन्सेप्ट के तरीके से ही अच्छे तरीके से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम पे इस सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल भी वो होता ना कि यार नहीं समझ आ रहा, एंड टाइम में दिक्कतें पैदा हो रही है, ऐसा कोई भी आपके साथ सीन क्रिएट ना हो। तो ये था आज की इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आज हम यहीं एंड करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए।